हाँ जी बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ सेमेस्टर 3 फिजिक्स द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इस सब्जेक्ट के 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें हम फंडामेंटल्स बेसिकली प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं जो हमें चाहिए फॉर द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। बच्चे देखिए, जो हमारे इनिशियल लेक्चर थे, लेक्चर 1 to 4, उसमें हमने देखा कि हमारे पास माइक्रोस्टेट क्या होती है, मैक्रोस्टेट क्या होती है, हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी थी जिसमें हमने क्या करा था, हमने 2 कंपार्टमेंट लिए थे इक्वल साइज के। इस तरह के हमने 2 कंपार्टमेंट लिए थे इक्वल साइज के, और इन दोनों कंपार्टमेंट में हमने टोटल एन पार्टिकल्स किस तरह के पार्टिकल्स थे, डिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिन पार्टिकल्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स में इसी तरह के पार्टिकल्स यूज होते हैं। जब हम क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तब हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। तो हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें हमने एन पार्टिकल्स को 2 कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, और फिर हमने एक मैक्रोस्टेट मानी थी विच वाज n1, n2। इस मैक्रोस्टेट की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी थी, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में। तो इस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी n फैक्टोरियल, विच इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसका फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू 2 raised to power n। तो उसमें भी हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं बच्चों, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वो होती हैं 2 raised to power n, और फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट लिखा था, दैट वाज 1/2 raised to power। तो ये लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक ने सारा डिस्कस किया था। इस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड हमारी आज की प्रॉब्लम है। बेसिकली आज हम करना क्या चाहते हैं, हम n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे k कंपार्टमेंट। नाउ वी हैव general number k compartments 1 2 3 4 up to k, but of equal sizes। तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है इक्वल साइजेस के लिए है, और नेक्स्ट क्लास में हम अनइक्वल साइजेस के लिए क्लासिकल पार्टिकल्स मतलब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मैक्रोस्टेट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, पहले हम 3 कंपार्टमेंट्स के लिए करेंगे, 3 को फिर हम एक्सटेंड कर देंगे फॉर के कंपार्टमेंट्स। तो ये हमारा आज का काम है। इसके साथ साथ 2 टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे। एक होती है कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम। कंस्ट्रेंट्स के कारण कुछ तरह की मैक्रोस्टेट्स हमारे पास इनएसेसिबल हो जाती हैं और कुछ एसेसिबल होती हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एसेसिबल और इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट्स का क्या मतलब है, और उसके साथ साथ क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस स्टार्ट। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज द हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n particles in 3 compartments of equal sizes। ओके, किस तरह के पार्टिकल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अभी हमारा केस चल रहा है, हमारे पास पार्टिकल्स हैं डिस्टिंग्विशेबल, मतलब यू कैन लेबल द पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं इस तरह के, वैसे मैं n पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। तो ये जो 4 पार्टिकल्स हैं अभी आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सारे ब्लू कलर के हैं और होल्स जैसे हैं। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तब हम पार्टिकल्स की लेबलिंग नहीं करते। लेकिन जब हम क्लासिकल पार्टिकल्स की बात करते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पास पार्टिकल्स ऐसे होंगे ए बी सी डी, मींस वी विल डू सम लेबलिंग ऑन द पार्टिकल्स, और लेबलिंग से हम उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो उस केस में अगर हमारे पास एक ये मैक्रोस्टेट है 3,1, उसमें हमारे पास इसमें 4 माइक्रोस्टेट्स आएंगी। मींस आप ए बी सी को एक कंपार्टमेंट में रख दो और डी दूसरे कंपार्टमेंट में हो सकता है, ऐसे ही आप बी सी डी को फर्स्ट में रख दो, ए नेक्स्ट कंपार्टमेंट में हो सकता है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आर 4।
तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें करना क्या क्या है। हाँ जी बच्चों, तो इस टॉपिक में हमारे पास हम एक मैक्रोस्टेट कंसिडर करेंगे N1, N2, N3। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 3 कंपार्टमेंट्स हैं इक्वल साइज के, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3। और मैंने ये माना कि यहाँ पे N1 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, N2 सेकंड में है और N3 थर्ड में है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कैपिटल N है, जैसे कि ऊपर हेडिंग में लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कैपिटल N। तो हमारे पास जो N होगा वो हमेशा इन तीनों का सम होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को कंस्ट्रेंट बोलते हैं, बाद में मैं डिफाइन करवा दूंगा। दिस इज एक्चुअली द कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम, कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि N1, N2, N3 इस तरह से नहीं चूज किए जा सकते कि उनका सम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर ना आए। तो ये चीज है। तो इस मैक्रोस्टेट के लिए हमें क्या करना है, हमें इस मैक्रोस्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारी जो टास्क है, वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। कौन सी मैक्रोस्टेट चाहिए, इसको हम ना कैपिटल P से डिनोट करते हैं, P के पैर में हम मैक्रो लगा देते हैं और इसको डिनोट करते हैं ऐसे। तो हमें इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम मैक्रोस्टेट अपॉन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। और ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो बन जाता होता है उस माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको P माइक्रो भी लिख सकते हैं। ये जो 1 अपॉन जो भी यहाँ पे आएगा उसको हम P माइक्रो भी लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स बनेगी, अगर आपने 2 कंपार्टमेंट्स वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको याद होगा कि जब हमारे पास 2 कंपार्टमेंट थे इक्वल साइज के, तब हमने प्रॉपरली 4 पार्टिकल्स लिए थे। 4 पार्टिकल्स को बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट करके देखा था। जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हम बना सकते थे सारी माइक्रोस्टेट्स बनाई थी, और उनको बना के हमने ये देखा था कि इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आई थी 2 रेज टू पावर n। तो ये होते हैं नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स 2, और n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस तरह के पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अब हमारे केस में यहाँ पे 2 की जगह 3 कंपार्टमेंट्स हैं, तो 3 कंपार्टमेंट्स के केस में ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का, वो हमें क्या दे देगा, 3 रेज टू पावर n। तो यहाँ 3 रेज टू पावर n का फैक्टर आ जाएगा, और p माइक्रो अगर आप लिखना चाहते हो तो वो आ जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n। तो मैं लिख देता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ सिस्टम इस केस में आएगा 3 रेज टू पावर n। तो ये तो आप याद रखेंगे, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। अब p माइक्रो भी अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो यू कैन राइट p माइक्रो 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर मान लो हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, एक तरीके से समझा जा सकता है। तो कंसिडर और टेक ए सिंगल पार्टिकल। मान लो मेरे पास एक सिंगल पार्टिकल है और मैंने उसको इस बॉक्स में फेंकना है, तो वो कंपार्टमेंट 1 में जाए, 2 में जाए या 3 में जाए, किसी में भी जा सकता है। तो किसी एक सिंगल पार्टिकल की किसी एक बॉक्स में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/3, क्योंकि तीनों का साइज इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल टू गो इन एनी कंपार्टमेंट इज 1/3। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, कैपिटल N। तो उस केस में सबकी अगर टोटल लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी P माइक्रो जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो 1/3 टाइम्स n टाइम्स हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करना है इसको या इसकी पावर n करनी है हमें, तो सेम चीज आएगी। तो दिस इज P माइक्रो, इसको आपने याद रखना है। ये हम यहाँ पे अभी पुट करेंगे, इस जगह पे हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब हमें W कैलकुलेट करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो हमें W की डेफिनेशन को पहले रिकॉल करना है। W क्या होता है, मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ W की डेफिनेशन, तब तक आप इसको नोट करिए। W को रिकॉल भी करते हैं साथ साथ। तो यहाँ मैं रेड कलर में लिखूंगा अभी। आई होप आपको याद है कि जो हमारा W था, इट वाज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी
और ये होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे। तो जैसे मान लो दो कंपार्टमेंट की एग्जांपल से समझ लेते हैं। टू कंपार्टमेंट्स, थ्री पार्टिकल्स, और मेरे पास एक मैक्रोस्टेट बन जाएगी n1, n2 विच इज लेट अस सपोज 2, 3। अब फिर से यहाँ पे कंस्ट्रेंट यही है कि इस मैक्रोस्टेट में जो दो पार्ट हमने कॉम्बिनेशंस ली हैं 2, 1, इनका सम 2 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, 1 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेकंड कंपार्टमेंट। तो इनका सम हमेशा 3 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे 2, 2 इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट है। असेसिबल मैक्रोस्टेट वो होती है जिसमें ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। चलिए, तो अब 2, 1 का मतलब ये हो सकता है कि तीन अलग अलग पार्टिकल्स हैं ए, बी और सी। तो हम ए बी को यहां रख सकते हैं, सी को यहां रख सकते हैं। तो एक बन गया ए बी कोमा सी। हम बी और सी को यहां रख सकते हैं और यहां ए हो सकता है। हम सी और ए को फर्स्ट कंपार्टमेंट में रख सकते हैं और बी नेक्स्ट कंपार्टमेंट में हो सकता है। तो इस मैक्रोस्टेट की यही कॉम्बिनेशंस बनती हैं, तीन कॉम्बिनेशन बनती हैं। तो इस मैक्रोस्टेट के अंदर 3 माइक्रोस्टेट्स हैं। तो इस मैक्रोस्टेट की जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो 3 आई। तो इसी तरह से हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन मैक्रोस्टेट्स को कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत आसान है। 3 पार्टिकल्स के लिए तो हम इस तरह से इमेजिन करके हिंट एंड ट्रायल मेथड से बता सकते हैं। बट इन द अवर केस वी हैव 3 कंपार्टमेंट्स बट n पार्टिकल्स। सो इन दैट केस वी मेक कॉम्बिनेशंस। ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में समझाया था, स्टर्लिंग फॉर्मूला से पहले आई थी। तो उसमें हमने देखा कि हमें किस तरह से कॉम्बिनेशंस लेनी है, जिसमें हम NCR का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो चीज अप्लाई करके हम पहले W कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो P माइक्रो है उसको भी यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। आप यहां तक अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया। अभी हम वापस से W की बात करेंगे। W कैलकुलेट करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। देखिए, तो जो भी हमारा W आएगा उसको हम यहां पुट करेंगे। दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और नीचे हमारे पास 3n आ चुका है विच इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर 1, 2, 3। तो लेट अस कंसीडर हमारे फर्स्ट कंपार्टमेंट में चले गए n1 पार्टिकल्स। तो लेट अस राइट कंपार्टमेंट 1। कंपार्टमेंट 1 में क्या हो रहा है, n1 पार्टिकल्स। लेट अस सपोज दैट n1 particles out of capital N are in compartment 1. Okay, so there are NCN1 number of ways in which N1 particles go in compartment 1। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, कंपार्टमेंट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसमें से n1 पार्टिकल्स इधर चले गए हैं। इस NCN1 को हम कैसे लिखते हैं, NCN1 को हम लिख सकते हैं, तो NCN1 का मीनिंग क्या होता है, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस n1 फैक्टोरियल। तो ये ऑलरेडी डेफिनेशन में करवाया जा चुका है, आप प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। तो दिस इज वन थिंग। कंपार्टमेंट 2 में अब क्या होगा, कंपार्टमेंट 2 देखिए, टोटल पार्टिकल्स हमारे पास कैपिटल N है, उसमें से N1 पार्टिकल्स इधर चले गए, तो बाकी जो बचे अब वो टोटल हमारे पास बचे हैं N माइनस N1। सो देयर मे बी देयर विल बी N माइनस N1 ways तो कंपार्टमेंट 2 में क्या होगा, रिमेनिंग पार्टिकल्स कितने हैं, बाकी बचे हुए पार्टिकल्स सोचिए कितने हैं, वो हैं
n माइनस n1, क्योंकि n1 तो मैंने बोल दिया इसमें जा चुके हैं। एंड नाउ let's suppose that यहां पे n1 पार्टिकल्स गए थे n में से, अब टोटल पार्टिकल्स ही n माइनस n1 है, तो लेट अस सपोज दैट n2 पार्टिकल्स out of n minus n1 go in compartment 2. So there are n minus n1, कैपिटल N की जगह टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब n माइनस n1 है, तो n माइनस n1 कॉम्बिनेशन n1 की जगह n2 मैंने माना इसमें चले गए हैं, आर द नंबर ऑफ वेज in which n2 particles can be distributed in C2. So यहां पे हमने n2 पार्टिकल्स कंसिडर कर लिए और लास्ट केस में हमारे पास n3 पार्टिकल्स होंगे। तो यहां हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा n माइनस n1, इस चीज को लिखने का तरीका है Cn2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, n फैक्टोरियल की जगह n माइनस n1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n1 फैक्टोरियल की जगह ये वाला फैक्टर आता है n2 फैक्टोरियल, और यहां n माइनस n1 था, बट अब हमारे पास आएगा n माइनस n1, ये तो ऊपर से आ गया, माइनस n2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n2 पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट 2। अब बाकी जो बचे हमारे पास n3 मान लेते हैं, वो अपने आप थर्ड कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, सो वी कैन राइट कंपार्टमेंट 3 के लिए रिमेनिंग पार्टिकल्स, जिसको हम n3 बोल सकते हैं, गो इन कंपार्टमेंट 3। ओके, सो नाउ व्हाट इज W फॉर दिस? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर दिस मैक्रोस्टेट, जो मैंने माना कि इसमें n1 है, इसमें n2 है, इसके n3 है, तो उसके हमने टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लिए हैं। दीज आर एक्चुअली द प्रोबेबिलिटीज, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरी वैल्यू n माइनस n1 फैक्टोरियल अपॉन n2 ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कैंसिल हो रही हैं दो टर्म्स, तो हमारी सीधी सीधी ये कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है, ये हो गया n फैक्टोरियल ऊपर, डिनोमिनेटर में n1 फैक्टोरियल, ये n2 भी यहाँ आ जाएगा, और ये क्या है, देखिए टोटल n पार्टिकल्स, उसमें से n1 भी माइनस कर दिए जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए थे, उसमें से n2 भी माइनस कर दिया जो यहाँ पे गए थे, तो बाकी ये बचा तीसरे कंपार्टमेंट के पार्टिकल, जिसको मैंने n3 माना है, तो ये हमारे पास n3 फैक्टोरियल बनेगा। तो ये हमारा W का फॉर्मूला है। सिंपली जब भी आपको किसी भी माइक्रोस्टेट के लिए, जैसे मान लो यहां लिखा हो 3,4,6, टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे उसके, इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, टोटल हो जाएंगे 13 पार्टिकल्स। तो टोटल पार्टिकल 13 है, तो ये n की वैल्यू होगी 13। तो आप इस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालने चाहते हो, विच इज एक्चुअली द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दिस मैक्रोस्टेट, वो कैसे आएगी? इस फॉर्मूले से। यहां आप लिखोगे फैक्टोरियल 13, यहां लिखोगे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6। तो जैसे ही आप ये डाटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दिस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट विच इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। आई होप आप समझ गए हो इसको। तो ये W आ गया। अब इस W को हमने यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम निकाल लेंगे उस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी। ये तो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट होने की कितनी संभावना है,
इतने पार्टिकल्स 13 थे, मैंने पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, तो ये 3, 4, 6 इस मैक्रोस्टेट की, मतलब कि इसमें 3 जाए, इसमें 4 जाए, इसमें 6 जाए, इसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको पी मैक्रो बोला जाता है। तो आई होप आप समझ रहे हो, ये धीरे धीरे चीजें बिल्कुल फिजिक्स के साथ रिलेट हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो डब्ल्यू वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो इसको अभी आप फटाफट कॉपी पे नोट करेंगे, जस्ट ये ऐसे, और साथ में ये वाले वैल्यू ये नीचे आई। तो ये बच्चे हमारा फॉर्मूला बन गया इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी का। यही हमें फाइंड करना था इन दिस टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइजेस। डिस्ट्रीब्यूट करके एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। जस्ट राइट डाउन, लिख लीजिए इसको कॉपी पे। हाँ जी, चलिए, तो आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब हम इस रिजल्ट को एक्सटेंड कर देंगे फॉर के कंपार्टमेंट्स। के मतलब 3 की जगह 4, 5, 6, 8, 10, 50 कंपार्टमेंट्स हैं, तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखिए, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व जो होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं इसमें, तो हम हमेशा एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, जैसे मैटलैब में लिख लेंगे, सी लैंग्वेज में लिख लेंगे, उसमें हम मैक्रोस्टेट पुट करेंगे, वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर जाएंगी, फटाफट आपके पास आंसर आ जाता है। तो हम अभी क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग द रिजल्ट ऑफ पी मैक्रो फॉर एन। कैसे पार्टिकल्स, बार बार बता रहा हूं, अभी हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं इन k compartments. K is the number of compartments now of equal sizes. नेक्स्ट लेक्चर में हम अनइक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स की बात करेंगे, अभी हम इक्वल साइज के लिए बता रहे हैं कैसे होता है। तो जस्ट रिकॉल द रिजल्ट फॉर 2 particles in 2 compartments. So n particles in 2 compartments, so that was p macro for n particles in 2 compartments. उसके लिए रिजल्ट था हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर n। p मैक्रो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम, p मैक्रो मतलब n1 n2, ये हमारी मैक्रो स्टेट है। मतलब 2 कंपार्टमेंट्स हैं और मान लें कि हमारे पास टोटल 6 पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और ये हमारी मैक्रो स्टेट है 2,4, मतलब 2 पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, 4 पार्टिकल्स इन सेकंड कंपार्टमेंट। तो इस मैक्रो स्टेट के होने की कितनी संभावना है, यहाँ पे n पुट कर दो 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 2 रेज टू पावर 6, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको W भी लिखना है, तो WN1, N2 थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट, उसके लिए फॉर्मूला सिंपली ये बनता है। ये आप फटाफट आप रिवाइज कर लें रिजल्ट्स, क्योंकि आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये रिजल्ट्स हमारे काम आने हैं। तो इतना अगर आप लिखोगे तो मतलब आप क्या बता रहे हो, थर्मोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी विच इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दिस मैक्रोस्टेट, मतलब 2,4 में कितनी माइक्रोस्टेट्स आएंगी, इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे आप 6 पुट कर दें, यहाँ पे आप 2 पुट कर दें, यहाँ पे आप 4 कर दें। हमने मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट भी फाइंड करी थी लेक्चर नंबर 4 में स्टर्लिंग फॉर्मूला की हेल्प से, वो भी कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अब अगर मेरे पास 3 कंपार्टमेंट्स का केस है, जैसे हमने अभी फाइंड करा, फॉर्मूला विल बिकम लाइक दिस। ऐसे आप देखना, एक सेकंड में इसको एक्सटेंड कर लोगे फॉर k compartments. So now I have k compartments. So in that case n k तक जाएंगे हम, ठीक है। k मतलब 4, 5, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n ही रहेगा, नीचे बस सिंपली n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, so on up to nk factorial, और k raised to power n। 3 कंपार्टमेंट्स है तो 3 रेज टू पावर n, k कंपार्टमेंट्स है तो k रेज टू पावर n। इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैक्रोस्टेट है हमारी। W भी आप लिख सकते हो, बस आप इस फैक्टर से डिवाइड नहीं करेंगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी। चलिए, तो ये हो गया। अब ये तो हमारा मेन टॉपिक था आज के लेक्चर का। इसके अलावा हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स की।
तो जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम पे कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जिसमें एक एग्जांपल तो हमारे पास है जो सबसे सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सम ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द कंपार्टमेंट्स होंगे। मतलब अगर 3 कंपार्टमेंट्स हैं तो ये कंस्ट्रेंट है सिस्टम के ऊपर। अगर हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स हैं तो ये कंस्ट्रेंट है सिस्टम के ऊपर कि दोनों कंपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होना चाहिए। आपके पास 10 टॉफियां हैं, तो आप चाहते हो कि मैंने 2 डब्बों में डालनी है ही 10, तो या तो एक में 4 डालोगे, दूसरे में 6 डालोगे, या एक डब्बे में 3 डालोगे, दूसरे में 4, दूसरे में 7 डालोगे। सम हमेशा 10 के बराबर होगा, ये इसका मतलब है। अब जो मैक्रोस्टेट्स इस चीज को, सिस्टम की कंस्ट्रेंट को फॉलो करती हैं, उनको बोला जाता है एक्सेसिबल मैक्रोस्टेट्स, और जो नहीं फॉलो करती उनको बोला जाता है, ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बट जस्ट मैं बता रहा हूं, माइक्रोस्टेट्स। मैं इस लेक्चर के नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए, अदरवाइज आपको नोट्स का लिंक मिलेगा। जैसे जैसे मेरा यूनिट कंप्लीट होता चला जाएगा, मैं पूरे यूनिट के नोट्स के लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया इनएसेसिबल। बट आई सजेस्ट यू कि आप साथ साथ इसको देखते देखते अपने नोट्स कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट करना डिफिकल्ट बिल्कुल है नहीं, क्योंकि आपके सामने सारा कुछ हो रहा है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं 2 तरह के सिस्टम्स की। एक होता है क्लासिकल फिजिकल सिस्टम, क्लासिकल मैकेनिक्स जहां पे होती है, जैसे मैंने बताया डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में, जब आप पार्टिकल्स को लेबल कर सकते हो, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में हमारे पास जो सिस्टम होता है उसको क्लासिकल बोलते हैं। तो वहाँ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लग जाती है, हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। और अगर आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन्हें मैक्रोस्टेट्स जो है वो कम रह जाती है। ठीक है, तो वो हम अभी देख लेते हैं टेबल की हेल्प से कैसे होता है। दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे। चलिए, तो एक क्लासिकल सिस्टम है बच्चे, और एक क्वांटम मैकेनिकल। दोनों में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट डिफरेंट होगा। यहां पे जैसे मैंने बताया पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वी डू लेबलिंग। जैसे ये 3 पार्टिकल्स हैं या 4 पार्टिकल्स हैं, तो एक ए ले लेंगे, एक बी, एक सी और एक डी। यहां पे पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। जैसे फोटॉन्स की बात करें तो सारे फोटॉन्स एक जैसे ही हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होती है हाफ होती है, फोटॉन्स को बोसॉन्स बोलते हैं, उनकी स्पिन 1 होती है। या जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में ये बातें। तो ये सारे एक जैसे हैं, इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल देखने में भी एक जैसे ही लगते हैं। तो अब एक मैक्रोस्टेट ले लेते हैं। इस केस में 3,1, यहाँ भी 3,1, मतलब मेरे पास 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 3 पार्टिकल इसमें डाल दिए, एक इसमें डाल दिया। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है यहाँ पे, इस मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमारी मैक्रोस्टेट है बड़ी वाली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो ए बी सी कॉमा डी, बी सी डी कॉमा ए, सी डी ए कॉमा बी, लास्ट में डी ए बी कॉमा सी। मतलब ये ए बी सी डी चारों जो है बारी बारी इस कंपार्टमेंट में ले जाने हैं। तो हमारे पास माइक्रोस्टेट्स कितनी आई हैं? इस केस में माइक्रोस्टेट्स आई हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे पास आई हैं 4, क्योंकि ये सारे पार्टिकल अलग अलग हैं। यहाँ पे ए है, बी है, सी है और यहाँ पे डी है। ये अलग सिचुएशन है। किससे अलग है? यहाँ पे बी सी डी है और यहाँ पे ए है, तो ये डिफरेंट है, क्योंकि पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। अलग अलग तरह की टॉफीज हैं, चॉकलेट वाली है, एक मैंगो है, एक स्ट्रॉबेरी है। तो इस तरह से आप बारी बारी उनकी माइक्रोस्टेट्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक जैसी हैं, सारी चॉकलेट्स वाली है, मेलेडी चॉकलेटी। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास 2 कंपार्टमेंट हैं, तो आप अगर 3 टॉफी एक में रखोगे, एक इधर रखोगे। अब इनको एक्सचेंज कर दो, मैं कह रहा हूँ इस टॉफी को इधर ले आओ, उसको वहां ले आओ, तब भी देखने में एक जैसी लग रही है ये भाई, कोई फर्क नहीं है। तो बार बार लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी? इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी सिंपली 1।
ये मैक्रोस्टेट, ये माइक्रोस्टेट। तो इस तरह से क्वांटम सिस्टम में डिफरेंट होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मतलब फिर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी दोनों केस में डिफरेंट होती है। तो अभी हम धीरे धीरे क्वांटम सिस्टम में भी जाएंगे। अभी हम बात करेंगे पहले नेक्स्ट लेक्चर में अनइक्वल साइज के कंपार्टमेंट के लिए क्या करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट कैसे फाइंड करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 था। मैंने इस सब्जेक्ट को दोबारा से स्टार्ट किया है, लास्ट ईयर में इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन इस बार हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप मुझे कमेंट करा करिए, अगर आपके कमेंट्स आएंगे, आप वीडियो को लाइक करोगे, आप वीडियो को पूरा देखोगे, तो ही मैं आगे कर पाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।